गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी सीटेट पेपर 2 साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं इस समय। उसी के क्रम में आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शरीर में गति। तो हमने एक सारणी बनाई है जिसमें एक तरफ जंतु लिखा है, एक में गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग तथा जंतु कैसे गमन करते हैं उसके बारे में लिखा गया है। सबसे पहले समझते हैं। पहला है गाय। तो गाय में जो गमन अंग है वो पैर है और जंतु क्या करते हैं, चलते हैं। मनुष्य का गमन अंग क्या है, पैर है, ये भी चलता है। सांप क्या है, सांप का जो गमन अंग है संपूर्ण शरीर होता है और यह रेंग कर चलता है। जंतु है पक्षी। पक्षी में जो गमन अंग है वो पंख है, जिसमें अग्रपाद किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पंख में। और जंतु कैसे गमन करते हैं, जंतु उड़ते हैं। कीट, अगला कीट है। कीट दो काम करता है और इसमें जो गमन अंग है दो प्रकार के होते हैं, एक पैर होता है, एक पंख। क्योंकि पैर से चलते हैं और पंख से क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। मछली, मछली का जो गमन अंग है वो है संपूर्ण शरीर और ये क्या करती है, मछली तैरती है। अब बात करते हैं कि जंतु को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वह किन तरीकों का उपयोग करता है। तो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए या तो चलना पसंद करते हैं, या तो टहलना पसंद करते हैं, या तो दौड़ना, या तो उड़ना, या तो छलांग मारना, या तो रेंगना एवं तैरना। कंगारू जो है वो छलांग मारकर चलता है। ठीक है। अब बात आती है कि गमन करने के लिए क्या होते हैं। तो गमन हमारे संपूर्ण शरीर भी करती है, जैसे हाथ का चलना, हाथ से गेंद फेंकना, ये भी क्या है, गमन का एक तरीका है। तो गमन हमें समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे शरीर में जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो पहला हम समझते हैं कि संधि क्या है। तो संधि कंकाल में वह स्थान जहाँ पर अस्थियाँ मिलकर मोड़ तथा घुमा पाते हैं। जैसे क्या हो गया, घुटने हो गए, घुटने से पैर को मोड़ लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, संधि पर दो हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। अब समझते हैं अस्थियां क्या हैं। तो मजबूत अस्थियां जो होती हैं कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं और संयोजी ऊतक हैं। अस्थियों की संरचनाएं क्या होती हैं, कठोर संरचनाएं होती हैं। और अस्थियां किससे मिलकर बनी होती हैं, तंतु एवं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना हुआ एक मिश्रण है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब अगर हमें संधि समझ में आ गई है, अस्थियां समझ में आ गई हैं, तो हम समझेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो गति के प्रकृति के आधार पर संधियों के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहला है पूर्ण संधि, जिसे परफेक्ट ज्वाइंट बोलेंगे। दूसरा है अपूर्ण संधि, जिसे इम्परफेक्ट ज्वाइंट बोलेंगे। और तीसरा है अचल संधि, जिसे फिक्स्ड ज्वाइंट बोल देंगे। ठीक है। अब हम समझेंगे कि पूर्ण संधि है क्या। तो पहला है पूर्ण संधि। तो पूर्ण संधि क्या है कि इसमें जो अस्थियां होती हैं विभिन्न दिशाओं में आसानी से घुमाया जा सकता है। और इस प्रकार की संधि में अस्थियों के साथ क्या लगा होता है, अस्थियों के साथ उपास्थि भी जुड़ी होती हैं। अस्थियों के जोड़ों पर क्या पाया जाता है, लिगामेंट पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है, पूर्ण संधि में पाया जाता है। अब पूर्ण संधि के भी प्रकार हम समझेंगे, पूर्ण संधि के कितने प्रकार होंगे। पहला है कंदुक खलिका संधि, जिसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा है हिंज संधि या जिसे बोलेंगे हिंज ज्वाइंट। तीसरा है ग्लाइडिंग संधि। ठीक है। चौथा है धुराग्र संधि और पांचवा है खूंटी संधि। ठीक है। आइए अब इसके बारे में हम बहुत ही विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करें। पहला है कंदुक खलिका संधि। ठीक है। कंदुक खलिका संधि, खलिका मतलब खाली स्थान, कंदुक का मतलब गेंद। ठीक है। बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट। तो इस संधि में अस्थि का जो पहला सिरा होगा वो क्या होगा, कंदुक लिखा है तो क्या होगा, गेंद होगा। और दूसरा सिरा क्या होगा, कटोरी प्याले की तरह होगा, जो कि खाली आकृति होगी। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इसमें गेंद वाला सिरा कटोरी रूपी गुहिका में क्या होता है,
धंसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका संधि। ठीक है, घुटने में आप देखेंगे तो घुटने में कंदुक खलिका संधि होती है। हाथ में देखेंगे, हाथ में जो कोहनी होती है वो भी क्या है, कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। आगे की ओर देखें कि कंदुक खलिका संधि में क्या विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में क्या कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। दूसरा प्रकार हम समझते हैं धुराग्र संधि। तो इस संधि में बेलनाकार अस्थियां होती हैं जो एक छल्ले के रूप में क्या होती हैं, घूमती हैं। और यह संधि गर्दन एवं सिर जोड़ने वाली संधि पर होता है। ठीक है, इस संधि के द्वारा सिर को आगे पीछे एवं दाएं एवं बाएं क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो किसके बारे में था ये, धुराग्र संधि के बारे में था। ठीक है, अब समझेंगे हिंज संधि। हिंज संधि को हम कब्जे से समझ सकते हैं कि दरवाजे में जो कब्जे लगे होते हैं, जिसके कारण से दरवाज़ा आगे या पीछे की ओर खुल सकता है, यानी ये एक ही दिशा में खुल या बंद हो सकती हैं। तो इस प्रकार की अस्थि केवल एक ही दिशा में क्या कर सकती है, मुड़ सकती है, जिसे क्या बोलते हैं, हिंज संधि बोला जाता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे ग्लाइडिंग संधि। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, इस संधि में अस्थियां एक दूसरे पर फिसलती हैं, ग्लाइड करती हैं। ठीक है, और यह संधि हमेशा पाया जाएगा रेडियस, अल्ना एवं कार्पसल्स में। ठीक है, ये रेडियस, अल्ना एवं कार्पसल्स के मध्य क्या होती है, पाई जाती हैं। अगला है सैंडल संधि, जिसे सैंडल जॉइंट भी बोलेंगे। यह संधि बिल्कुल कंदुक खलिका संधि की भांति होती है, लेकिन इस संधि में ना तो पूर्ण गेंद बनती है और ना ही पूर्ण प्याला बनता है। और इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो क्या है, कि अंगूठे में जो संधि पाई जाती है उसको बोलते हैं सैंडल। आगे समझें, अगला टॉपिक जो है अपूर्ण संधि, जिसे इम्परफेक्ट जॉइंट बोलते हैं। इस संधि में अस्थियों के मध्य सिनोवियल, संपुट और लिगामेंट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण संधि में सिनोवियल, संपुट और लिगामेंट दोनों पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है, स्वर्ण मेखला की फ्यूविस अस्थि के मध्य कशेरुकाओं के बीच की जो अस्थियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो अपूर्ण संधि होती हैं। ठीक है, ये अस्थियां इन संधियों पर कम हिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा हिल डुल नहीं सकती हैं, बहुत ही कम इसमें मूवमेंट दिखाई देता है। ठीक है, आगे की ओर चलें और अचल संधि के बारे में पढ़ें। अचल संधि क्या है, ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, यानी अचल संधि पर जो अस्थियां लगी होती हैं वो हिल डुल नहीं सकती हैं। जैसे ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य में जो हैं अस्थियां हैं वो क्या हैं, अचल संधि का उदाहरण है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति का निर्माण किससे होता है। तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण जो होगा किसके द्वारा होगा, अस्थियों द्वारा होगा। कंकाल, अस्थियों से बने ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। ठीक है, शरीर के सभी कठोर अस्थियों की जो आकृति का पता है वो किससे लगाया जा सकता है, एक्सरे द्वारा हम शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता लगाया जा सकता है। अब बात आती है कार्पेल की। कलाई में छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिसे क्या हम बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे कार्पेल। कलाई में जो छोटी अस्थियां होती हैं उसे क्या बोलेंगे, हम कार्पेल बोलेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे अंग, और उस अंग में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, और उस अंग में जो हड्डियां लगी होंगी, जो अस्थि लगा होगा उसका नाम क्या होगा। ठीक है, पहला है अंगुलियां। अंगुलियां में कुल 28 हड्डियां होती हैं, जिसे फैलेंजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम फैलेंजेज बोलेंगे। कलाई, कलाई में 16 अस्थियां होती, हड्डियां होती हैं, जिसे हम कार्पसल्स बोलेंगे। हथेली, हथेली में 10 हड्डियां होती हैं, जिसे मेटाकार्पल्स बोलेंगे। वक्ष, वक्ष में 24 पसलियां होती हैं, दो 12 जोड़ियों की 2 पसलियां होती हैं, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। ठीक है, इस प्रकार से कुल 24 अस्थियां होती हैं, जिसका नाम है पसलियां। घुटना, घुटने में 2 अस्थियां होती हैं, जिसे पटेला बोला जाता है। टखना, टखने में 14 हड्डियां होती हैं, जिसे बोला जाता है टार्सल। तलवा, तलवा में 10 हड्डियां होती हैं, जिसे बोला जाता है मेटाटार्सल। पैर की अंगुलियां जो हैं, कितनी अंगुलियां होती हैं, 28 होती हैं, जिसे फैलेंजेज बोलते हैं। गर्दन, गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, जिसे सर्वाइकल कशेरुका बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे अलग अलग
अस्थियों के बारे में। पहला अस्थि है जो वक्ष की अस्थियाँ। तो वक्ष की अस्थियाँ किस प्रकार से होती हैं? तो वक्ष की जो पसलियाँ होंगी, जो अस्थियाँ होंगी, उनको पसलियाँ बोलेंगे। और वक्ष की जो पसलियाँ होंगी विशेष रूप से क्या होती हैं? मुड़ी हुई होती हैं। ये मेरुदंड की अस्थि से जुड़कर एक बक्से की क्या करती हैं? रचना करती हैं। इस शंख रूपी बक्से को क्या बोलते हैं? पसली पिंजर। यानी पिंजरे की तरह एक क्या बनता है? बक्से की रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पसली पिंजर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यह पिंजरा किससे बना होता है? पसलियों से बना होता है। वक्ष के दोनों ओर दाएं और बाएं साइड में में जो पसलियां होती हैं, वो कितनी पसलियां होती हैं? 12-12 पसलियां होती हैं। तो टोटल अगर वक्ष की अस्थियां बोली जाएं तो कितनी होंगी? 24। मेरुदंड क्या है? तो मेरुदंड होती हैं अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे बोला जाएगा कशेरुका। अस्थि को समझने के बाद अब हम समझेंगे उपास्थि क्या है। तो उपास्थि में पहली विशेषता जो होगी कि इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह हड्डियों जितने कठोर नहीं होता, कठोर होता है लेकिन हड्डियों के जितने कठोर नहीं होता है। जैसे कर्णपाली। कर्णपाली आप छुएंगे तो बहुत ठोस कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा, आसानी से दबता हुआ दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे उपास्थि। और शरीर के संधियों में भी क्या पाई जाती हैं? उपास्थि पाई जाती हैं। एक विशेष नोट है कि अगर किसी अस्थि को गति देना है तो उसमें कितनी पेशियां लगी होंगी? 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। बिना 2 पेशियों के कोई भी अस्थि आपकी गति नहीं कर सकती है। अब हम समझेंगे पेशियां क्या हैं। तो पेशियां क्या होती हैं? बिल्कुल मुलायम ऊतक होती हैं। ये अंगों को में क्या प्रदान करती हैं? गति प्रदान करती हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है रेखित पेशियां, दूसरा अरेखित पेशियां, तीसरा क्या है? हृदय पेशियां। अब हम जंतुओं की गति का अध्ययन करेंगे, कि जंतुओं की चाल का अध्ययन करेंगे, कि केचुआ किस प्रकार से चलता है, घोंघा किस प्रकार से चलता है, तिलचट्टा किस प्रकार से चल सकता है, मछली किस प्रकार से चल सकती है, और पक्षी किस प्रकार से चल सकता है, और सर्प किस प्रकार से चल सकता है। तो सबसे पहले अगर हमें गति समझना है तो सबसे पहले हम केचुआ की शारीरिक बनावट के बारे में समझेंगे। यानी केचुआ के बारे में पढ़ना है तो हमें पढ़ना है शारीरिक बनावट के बारे में। अगर शारीरिक बनावट पता चल जाए तो हम उस जंतु में गति बता सकते हैं, किस प्रकार की गति होगी। तो केचुआ क्या होता है? इसमें शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? सटा हुआ होता है। शरीर छल्लों का बना प्रतीत होता है। कैसा बना होता है? छल्लों का बना प्रतीत होता है। और इनके शरीर में अस्थियां क्या होती हैं? नहीं पाई जाती हैं। अस्थियां इनके शरीर में बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। इनमें पाई क्या जाएंगी? इनमें पाई जाएंगी पेशियां, जो शरीर को घटने एवं बढ़ने में क्या करेंगी? सहायता। यानी केचुए के शरीर के जो घटने एवं बढ़ने में सहायता करती हैं वो क्या करेंगी? पेशियां करेंगी। अब बात आती है केचुए में गति। तो केचुए की गति के लिए अभी भी हमें पढ़ना है केचुए की बनावट। तो केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को जकड़े रहता है तथा अग्रभाग में फैलता है। ठीक है, फिर क्या करता है? फिर अग्रभाग को भूमि से पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र करता है। ठीक है, तत्पश्चात तत्पश्चात यह क्या करेगा? शरीर को संकुचित करता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है, और इस प्रकार केचुआ मिट्टी में आगे की ओर बढ़ता जाता है। अब केचुआ मिट्टी में आगे की ओर किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से पकड़ता है? तो केचुए के शरीर में चिकना पदार्थ होता है, जो क्या करता है? जो कि केचुए को चलने में क्या करता है? सहायता करता है। अब केचुए में चिकना पदार्थ किस प्रकार से कार्य करेगा, हम उसके बारे में अब आगे की ओर देखेंगे। तो क्या होगा? केचुए के शरीर में सूग पाया जाता है, जो बाल की जैसी आकृति को क्या बोलते हैं? सूग बोलते हैं केचुए में। केचुए का जो सूग है वो पेशियों से जुड़ा होता है, और यही सूग ही केचुओं को मिट्टी की पकड़ को मजबूत बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर पढ़ें घोंघा, तो घोंघा किस प्रकार से गति होगी? तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके शारीरिक संरचना के बारे में। तो घोंघा के शरीर के पीठ पर एक गोल संरचना जैसी आकृति होगी, जिसे क्या बोलेंगे? कवच बोलेंगे। कवच घोंघे का क्या है? बाह्य कंकाल होता है।
और घोंघे का कवच भी किसका बना होता है? पेशियों का बना होता है, अस्थियों का बना नहीं होता। अस्थियों का नहीं बना होता है घोंघे का कवच। घोंघे का कवच एकल एकक होता है। यह घोंघे को चलने में क्या करती है? घोंघे को चलने में यह सहायता नहीं करता है। यानी इसमें जो कवच होगा वो चलने में सहायता नहीं करेगा, बल्कि कवच के अंदर जो छेद होगा वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको आगे टॉपिक में समझ में आएगा। घोंघे की गति। घोंघे के कवच के छेद खुलने पर मोटी मांसल संरचना, इसका पाद और क्या खुलता है? इसका मुंह खुलता है। ठीक है। तो घोंघे का पैर किस प्रकार से बना होगा? दृढ़ पेशियों का बना होता है और घोंघा इसी के सहारे क्या करता है? गति करता है। आगे हम देखेंगे दूसरे जंतु के बारे में, तिलचट्टा। तो तिलचट्टे में गति किस प्रकार से होगा? तिलचट्टा या तो जमीन पर चढ़ता है, या तो दीवार पर चढ़ता है, या वायु में उड़ता है। यानी तिलचट्टे में गति के जो साधन होंगे दो होंगे, एक पैर होगा, एक पंख होगा। तिलचट्टे में पैर कितने होंगे? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके शारीरिक संरचना के बारे में हम समझते हैं। तिलचट्टा। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा क्या होता है? ढका होता है और बाह्य कंकाल विभिन्न एकल संधियों द्वारा बना होता है। दो तिलचट्टे को क्या करता है? गति प्रदान करता है। यानी जो बाह्य कंकाल होगा वही तिलचट्टे को गति प्रदान करेगा। वक्ष से 2 जोड़े क्या होते हैं? पंख लगे होते हैं। दो तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करते हैं। अब इसके पैर के बारे में समझेंगे। तो इसके अगले पैर सकरे एवं मोटे होते हैं एवं पिछले पैर चौड़े होते हैं। अगले पैर क्या होंगे? अग्रपाद जो होगा सकरा होगा और पश्चपाद जो होगा चौड़ा होगा तथा बहुत ही क्या होंगे? पतले होंगे। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय पैरों को क्या प्रदान करते हैं? गति। यानी तिलचट्टे के पैरों को उड़ने के लिए गति कौन प्रदान करता है? वक्ष की पेशियां प्रदान करती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम समझेंगे पक्षी के बारे में कि पक्षी में किस प्रकार से गति करते हैं। पक्षी के बारे में देखेंगे। पक्षी क्या होते हैं? हवा में उड़ते हैं एवं जमीन पर चलते हैं। लेकिन बतख एवं हंस ऐसे पक्षी हैं जो जल में क्या करते हैं? तैरते भी हैं। अब पक्षियों में उड़ने का कारण क्या हो सकता है? इनका शरीर उड़ने के लिए क्या होता है? अनुकूलित होता है। ठीक है। तो इसके लिए अब हम समझेंगे शारीरिक संरचना किस प्रकार से होती है। तो पक्षियों की अस्थियों में क्या भरे होते हैं? वायु प्रकोष्ठ भरे होते हैं। वायु प्रकोष्ठ भरने से पक्षियों में क्या परिवर्तन होता है? वायु प्रकोष्ठ के कारण अस्थियां क्या होती हैं? हल्की होती हैं, परंतु कैसी होंगी? मजबूत होंगी। परंतु कैसी होंगी? मजबूत होंगी। पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए क्या होती हैं? अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां पंखों के रूप में क्या करती हैं? रूपांतरित हो जाती हैं। यानी पश्चपाद क्या करता है? पक्षियों में चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलन प्रदान करता है और जो अग्रपाद होते हैं वो अस्थियों के पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इसमें भी जो पंख हैं वो कहाँ से जुड़े होंगे? वक्ष की अस्थियों से जुड़े होंगे, वक्ष की पेशियों से जुड़े होंगे जो उसको उड़ने में क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है। अब हम समझेंगे मछली और मछली का शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट मछली का किस प्रकार का होता है? मछली का सिर एवं पूंछ मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं कैसा होगा? नुकीला होगा। और ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? धारा रेखी शरीर कहते हैं। अब इस धारा रेखी शरीर का क्या यूज है? धारा रेखी शरीर के कारण ही मछली जल में क्या करती हैं? सरलता से तैर सकती हैं। तो इसका मतलब है मछली का कंकाल अब किससे बना होगा? मछली का जो कंकाल होगा दृढ़ पेशियों से ढका होता है। तैरते समय मछली का जो शरीर होता है अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। इस प्रकार क्रम तरीके से क्या करती है? मछली आगे की ओर बढ़ती है। तो पूंछ के पंख मछली को तैरने में क्या करेंगे? सहायता प्रदान करते हैं। साथ में मछली का जो पूंछ होगा किसमें सहायता करेगा? जल के संतुलन में सहायता करेगा और दिशा निर्धारण में भी सहायता करेगा। इसी को देखकर गोताखोरों ने अपने पैरों में पंखों की तरह एक फ्लिपर पहनते हैं जो कि गोताखोरों को तैरने में क्या करती है? सहायक होती है। आपका जो अंतिम इस सेशन का अंतिम जो टॉपिक है वो सर्प है। सर्प किस प्रकार से चलते हैं, इनकी शारीरिक बनावट कैसे है। तो सर्प का मतलब होता है सांप।
सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां छीड़ एवं असंख्य होती हैं। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं। और सर्प का जो शरीर होता है वलय के रूप में क्या होता है, मुड़ा होता है। ठीक है। पांचवा क्या है, सर्प के शरीर का वलय ही आगे को धक्का देता है एवं सर्प इसी के कारण क्या करता है, तीव्र गति से चलता है। यानी सर्प के वलय के कारण ही सांप जो है तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में अरस्तु की एक पुस्तक थी जिसमें ये सारे साक्ष्य मिलते हैं, जितना आपने ऊपर पढ़ चुके हैं। कि अरस्तु की जो पुस्तक का नाम था गैट ऑफ एनिमल्स, जिसमें विभिन्न अंगों के बारे में और वे अंग किस प्रकार से जंतुओं में गति प्रदान करते हैं उन सब के बारे में किसमें अध्ययन किया गया है, गैट ऑफ एनिमल्स में उन सारे अध्ययन को लिखा गया है। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 9 की ओर अगले टर्न पे हम इसके विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी सेटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए, ताकि आपको चीज़ें उस टाइम पे याद रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए।